सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु शिखर पर। हम इससे पहले जो क्लास लेकर आए थे वो सेम सेम सीरीज की लेकर आए थे। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट में थे गुरुजी चैप्टर की क्लासें लेकर आए, जिनमें से हम चैप्टर की क्लास में पहला जो आपको पीछे स्लाइड में दिख रहा है राजस्थान की संगीत कला में और संगीत कला राजस्थान की 4 प्रकार की होती है, जिसमें से पहले चलते हैं गीत, दूसरे चलते हैं लोक वाद्य या फिर लोक वाद्य का मतलब है वाद्य यंत्र, तीसरे चलते हैं राजस्थान के लोक नृत्य और चौथे चलते हैं राजस्थान के लोक नाट्य। जिनमें से हम पहले लेकर चले हैं और वो लेकर चल रहे हैं राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। और प्रमुख वाद्य यंत्रों में याद रखना कि संगीत कला में एक चीज है कि संगीत सभी का मेल, ऐसा गीत जो सभी का मेल हो, गीतों के साथ जो मेल होगा वही संगीत कहलाएगा। मेल गीतों के साथ नृत्य का भी होता है, मेल गीतों के साथ वाद्यंत्रों का भी होता है, मेल गीतों के साथ लोकनाट्य का भी होता है। इसलिए ध्यान रखना, इसी को ही क्या कहा जाता है, संगीत। ज्यादा समय न गंवाते हुए सीधे चैप्टर की तरफ चलते हैं। और राजस्थान के जो लोक वाद्यंत्र है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पार्ट नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है और उसके ऊपर दिख रहा है तत्वाद्यंत्र। तत्वाद्यंत्र क्या होते हैं कि ऐसे वाद्यंत्र जिनको हम तारों से बजाते हैं या फिर ऐसे वाद्यंत्र जिनमें ध्वनि की उत्पत्ति तारों से होती हो, वो वाद्यंत्र कौन से कहलाएंगे, तत्वाद्यंत्र कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के वाद्यंत्र होते हैं सुसिर, और सुसिर वाद्यंत्र वो होते हैं जिन्हें हम फूंक द्वारा बजाते हैं, वो वाद्यंत्र कहलाएंगे सुसिर। तीसरे जो वाद्यंत्र होते हैं अवनद, अवनद का मतलब वो चमड़े के बने होते हैं। चमड़े के बने होने के कारण उनको चमड़े पर हम किसी की ताल या डंडे से मारेंगे तो उसमें से ध्वनि की उत्पत्ति होगी, वो वाद्यंत्र अवनद कहलाएंगे। पार्ट नंबर चौथा और चौथे नंबर के जो वाद्यंत्र होंगे वो होंगे घन, वो धातु के बने होते हैं, या धातु को धातु से पीटेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी, या धातु को किसी डंडे से पीटेंगे तो ध्वनि की उत्पत्ति होगी। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ और पहले लेकर चलते हैं वाद्यंत्र। तो अगली बात करें तो पहली बात ये होती है कि वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र मतलब बजने वाले यंत्र। पहले तो अर्थ यह है इसका, वाद का मतलब है बजना और यंत्र का मतलब होता है उपकरण। कितने प्रकार के होते हैं, 4। और पहले कौन से होंगे, तत्वाद्य यंत्र। और दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे और उन वाद्य यंत्रों को कहेंगे सुसिर वाद्य यंत्र, सुसिर वाद्य यंत्र। तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र आपको तीसरे प्रकार के वाद्य यंत्र जो होते हैं वो होते हैं अवनद वाद्य यंत्र, अवनद। तीसरे प्रकार के होंगे कौन से, अवनद। और चौथे प्रकार के जो वाद्य यंत्र होंगे और उनको कहेंगे घन वाद्य यंत्र। ठीक है ना। पहले अंतर देख लेना इनमें का मतलब क्या होता है, तार। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे होते हो और तारों से बताइए ध्वनि की उत्पत्ति, तारों से ध्वनि की उत्पत्ति होती हो, ध्वनि की उत्पत्ति होती हो, वो वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे, बताओ, तत्वाद्य यंत्र। पहली ये बात क्लियर करें, ये जो तत्वाद्य यंत्र होंगे इनमें तार लगे होंगे, इन तारों को या तो नाखूनों के द्वारा हिलाया जाएगा, इनको हिलाकर आपस में ये रगड़ा मारेंगे जिससे तारों में ध्वनि की उत्पत्ति होगी। नाखून नहीं होंगे तो बताओ ये किससे बजाए जाएंगे, गज से। ये क्या है बताओ, गज। ये एक लकड़ी की डंडी होगी धनुषाकार आकृति की, और इसमें जो होंगे नीचे घोड़ी की पूंछ के क्या होंगे, बाल, घोड़ी की पूंछ के बाल होंगे। इसके यहाँ छोर पर घुंघरू लगाए जाएंगे, ये क्या होंगे, घुंघरू। इन घुंघरू की भी आवाजें इसके साथ मिलती है, ये क्या कहलाता है बताओ, गज। इसे कहेंगे गज। या तो ये बताओ किसके साथ बजाए जाएंगे, नाखूनों से, या फिर बताओ किससे बजाए जाएंगे, ये गज से बजाए जाएंगे। या तो नाखूनों से या फिर बताओ किससे बजाए जाएंगे, गज से बजाए जाएंगे। इस गज में जो होगी बताइए, घोड़े के पूंछ की क्या होगी, घोड़े की जो पूंछ है और पूंछ के बताओ क्या होंगे, बाल, पूंछ के बाल होंगे। इन बालों में ये गज में लगे रहते हैं और इनसे तारों में रगड़ा मारा जाता है। तो पहले हो जाते हैं। दूसरे उसे होते हैं सुसिर। सुसिर का मतलब है फूंक, मतलब ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें हम फूंक मारते हैं। फूंक मारने से बताओ किसकी उत्पत्ति हो, ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि की उत्पत्ति हो,
वो वाद्य यंत्र क्या कहलाएंगे बताओ? सुसुर वाद्य यंत्र कहलाएंगे। ये वाद्य यंत्र धातु के हो सकते हैं, ये वाद्य यंत्र चमड़े के भी हो सकते हैं, ये वाद्य यंत्र लकड़ी के भी हो सकते हैं, जिनमें हम फूंक मारेंगे और ध्वनि की क्या होगी? उत्पत्ति। तीसरा होता है अवनद। अवनद का मतलब है बताओ इन पर क्या लगा रहता है? चमड़ा। और चमड़े को बताओ, चमड़े के बने होते हैं, और चमड़े को या तो हम डंडों से या फिर ताल से, ताल का मतलब है थप्पी, ताल से या थप्पी से, डंडों से या ताल से बताओ ध्वनि की क्या होती हो? उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति होती हो तो बताइए वो वाद्य यंत्र कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे अवनद। घन का मतलब ये वाद्य यंत्र किससे बने होंगे? और धातु बढ़ाकर या धातु से धातु मारकर इसमें ध्वनि की क्या होगी? उत्पत्ति होगी। के बने होते हैं। चार प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जिनमें से हम पहला लेकर चलेंगे वो कौन से होंगे? तत् वाद्य यंत्र। आप एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगली बात करते हैं। तो सबसे पहले जो वाद्य यंत्र चलेंगे वो कौन से चलेंगे? तत्। वाद्य यंत्र चल रहे हैं वो कौन से हैं? तत्। चार प्रकार के होते हैं, पार्ट नंबर पहला लेके चलेंगे, और वो कौन से वाद्य यंत्र होंगे? तत्। तत् वाद्य यंत्र कई प्रकार के होते हैं, कई हैं ऐसे, लेकिन सभी वाद्य यंत्रों को याद करने के लिए याद जो किए जाएंगे तो ये ट्रिकों के माध्यम से किए जाएंगे। जैसी भी विद्यार्थी के पास जैसी ट्रिक है जिसको वो याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ट्रिक नहीं है तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यदि मेरी ट्रिक लगे तो उस ट्रिक से आप याद कर लेना। इन वाद्य यंत्रों को याद करने की जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है? सबसे पहले लिखेंगे RAS। RAS गुजरे। क्या गुजरे बताओ? RAS गुजरे हैं गांव में, और गांव में बताइए क्या है? काम की कमी है, बेरोजगार हैं, लोग परेशान हैं, काम नहीं है, तो हमारे यहाँ क्या निकले? गुजरे हैं RAS। RAS गुजरे हैं तो उनसे क्या किया है? निवेदन। अब बताओ फिर क्या मिल जाएगा? निवेदन किया, उन्होंने विश्वास दिलाया, उन्होंने कहा कि जरूर काम मिलेगा। तो बताइए अब क्या होगा? जंतर होगा। अब क्या होगा बताओ? जंतर होगा। जंतर का मतलब कमाल होगा, जादू होगा, क्योंकि RAS से हमारी बात हुई थी। अब क्या होगा बताओ? जंतर होगा। जंतर होगा तो बताइए क्या होगा? सभी को काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो बताइए सभी के क्या होंगे? दुख दूर होंगे, और दुख दूर होंगे तो चारों तरफ खुशहाली होगी, और खुशहाली होगी तो बताओ चारों तरफ बताओ क्या होगी? तो चारों तरफ होगी खुशहाली। तो चारों तरफ होगी खुशहाली, तो इसीलिए चारों तरफ खुशहाली हो रही है तो रब रब करके क्या है बताओ? रब रब करके, रब रब करके बताओ क्या गाओ? सुर गाओ। रब रब करके क्या गाओ? सुर गाओ। ये तुम्हारी क्या है? ट्रिक है। परेशान है, RAS जी गुजरे, उनसे बात हुई, उन्हें विश्वास दिलाया, तो अब क्या होगा? जंतर होगा। जंतर होगा मतलब मिलेगा, दुख दूर होंगे, चारों तरफ क्या है? रब रब करके क्या गाए जाएंगे? गीत गाए जाएंगे। तो सबसे पहले आर से क्या होगा? क्या हो जाएगा बताओ? रावणत्ता। ए से बताओ क्या हो जाएगा? एक तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एक तारा। एस से क्या हो जाएगा बताओ? सारंगी। बताओ क्या हो जाएगी? सारंगी। ठीक है ना? और बताओ से गुजरे से क्या हो जाएगा? गुर्जरी। कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? गुर्जरी। ठीक है ना? आ से हो जाएगा अपंग। बोलो क्या हो जाएगा? अपंग। और बताओ बा से क्या हो जाएगा? भपंग। क्या हो जाएगा बताओ? भपंग। ये भी कैसे वाद्य यंत्र है? सभी तत्व वाद्य यंत्र हैं। तो क्या जंतर होगा तो बताइए ये भी एक वाद्य यंत्र है, और वो कौन सा वाद्य यंत्र हो जाएगा? जंतर। ठीक है ना? चार। सभी को क्या मिलेगा? काम मिलेगा। सभी को क्या मिल रहा है बताओ? काम मिलेगा। तो बताओ काम से क्या हो जाएगा? काम यच्चा। क्या हो जाएगा? काम यच्चा। ठीक है ना? सभी को काम मिलेगा, और काम मिलेगा तो दुख क्या होंगे? दूर होंगे। तो बताओ इससे क्या हो जाएगा? दुकाको। बताओ इससे क्या हो जाएगा? दुकाको हो जाएगा। ठीक है ना? चारों ओर, तो चार से दो बनेंगे।
एक तो वाद्यंत्र कौन सा बनेगा बताओ, चिंकारा। और एक जैसे और क्या बन जाएगा, चौतारा। क्या बन जाएगा, चौतारा, ठीक है ना। चौतारा और ता से क्या हो जाएगा बताओ, तंदूरा। इससे क्या हो जाएगा बताओ, तंदूरा हो जाएगा। और इस रब से हो जाएगा रबाब। और इस रब से क्या हो जाएगा, रवाज। और इस ट्रिक के आधार पर आप तत् वाद्यंत्रों को याद कर सकते हैं। वो वाद्यंत्र जो तारों के द्वारा ध्वनि से उत्पत्ति होती हो वो क्या कहलाएंगे, तत् वाद्यंत्र कहलाएंगे। इनकी ट्रिक है आर एस गुजरे। तो गुजरे उनसे निवेदन किया, अब वो क्या होगा, उन्होंने विश्वास दिलाया यहाँ काम मिलेगा। तो अब बताओ काम मिलेगा तो क्या होगा, जंतर होगा। मतलब काम मिल गया, लोगों के साथ क्या हो रहा है, जंतर हो रहा है। लोगों को काम मिल गया, लोगों के दुख दूर हो गए, लोगों ने खुशी से चारों तरफ बताओ कौन से गीत गाए, रव रव करके गीत गाए हैं। ट्रिक समझ में आई हो, समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना है। स्क्रीनशॉट लें, पहले वाद्य यंत्र को लेकर चलेंगे। पहला वाद्य यंत्र तुम्हारे सामने दिख रहा है। और जो ये पहला वाद्य यंत्र है ये कौन सा है, रावणहत्ता, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तारों की संख्या इसमें 9 होगी। जितने भी वाद्य यंत्र होंगे उनको, वाद्य यंत्रों में जितने भी तार हैं, ट्रिक के माध्यम से मैं सबको समझाने की और रटाने की कोशिश कराऊंगा करूंगा। ये याद रखना। आपको दिख रहा है आधे क्या है, आधे कटे नारियल का जैसा होता है खोल। इस पर जो चमड़ा लगा रहता है बताओ किसके लगा रहता है, बकरे का लगा रहता है। ये ज्यादातर जो वाद्य यंत्र है, मुख्य वाद्य यंत्र है भूपों का। और आपने भी देखा होगा रामदेव जी के भोपे, बाबू जी के भोपे, डूंगर जी झवाड़ जी के भोपे इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बताओ ये वाद्य यंत्र कौन सा है, इस वाद्य यंत्र का नाम है बताओ क्या, रावणहत्ता। वाद्य यंत्र कौन सा है, रावणहत्ता। पॉइंट नंबर। अब दूसरा देखना, इसमें बताओ तारों की संख्या। तो इसमें तार कितने होंगे, ठीक है ना। तारों को याद रखना। रावण के सिर कितने होते हैं, 10। कितने सिर होते हैं, 10। रावण के 30 10 हैं। इनमें से एक की हत्या कर दी तो बताओ कितने रह गए, 9। तो इसमें बताओ तारों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो, ठीक है ना। दूसरा, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है रावणहत्ता। याद रखना है इसको, ठीक है ना। अगली बात करें तो ये है, आपको ये दिख रहा है ना, ये मैंने शुरू में ही चित्र बनाया था, आपको शुरू में चित्र बनाया कि ये या तो नाखून से बजाए जाएंगे या फिर किससे बजाए जाएंगे, गज से। तो ये आपको ये दिख रहा है ना ये, तो बताओ इसे क्या कहते हैं, गज। इसी गज के माध्यम से इसको बजाया जाता है, ठीक है ना। इसी गज के माध्यम से इसको बजाया जाएगा, ठीक है ना। एक चीज और याद रखना, इसमें तारों की संख्या कितनी है, 9 है। तारों की संख्या कितनी है, 9। तारों की संख्याओं में 9 में एक मोटा तार और होगा जो घोड़े की पूंछ के बाल का, बाल या घोड़े की जो पूंछ होगी उसका बाल का तार होगा, ठीक है ना। तो इसमें एक ध्यान रखना, जो तार होगा ना ये वाला तार, ये घोड़े की पूंछ का है ना, घोड़े की पूंछ का, घोड़े की जो पूंछ है उसका एक और होगा तार जो बाल का तार होगा। इसको क्या कहा जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, पुखवाज कहा जाएगा। इसको क्या कहेंगे बताओ, पुखवाज कहेंगे। देखो ये आपको दिख रहा है आधे कटे नारियल, ये आधे कटे नारियल का खोल, नारियल को आधा कर देते हैं तो ऐसा ये बताओ नारियल का खोल क्या रहता है, ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आधे वाद्य यंत्र कौन सा है, ठीक है ना। खोल पर बताओ चमड़ा किसका है, बकरे का, ठीक है ना। बकरे का बताओ क्या है, बकरे का चमड़ा, ठीक है ना। बकरे का क्या चढ़ा रहता है, चमड़ा चढ़ा रहता है। गज से बजाया जाता है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है राजस्थान का, ये भी याद रखना है। इसके प्रमुख वादक कौन कौन से हैं, तो प्रमुख वादक, तो प्रमुख वादक कौन कौन से हैं। तो प्रमुख वादक की बात करें तो प्रमुख वादक हैं, इनको कौन कौन बजाते हैं इस वाद्य यंत्र को, तो पहले रामदेव जी के भोपे, और रामदेव जी के भोपे
रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं तो इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? दूसरा, बाबूजी के बोपे, बाबूजी के बोपे, जब बाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं तो इस वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग। तीसरा, डूंगर जी, डूंगर जी, जवार जी, डूंगर जी जवार जी के भी बोपे इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? बताओ, प्रयोग करते हैं। एक बार दोबारा से देख लेना है। तारों की संख्या है 9, रावण हत्या है, रावण के 10 शिष्य होते हैं, इनमें से एक की हत्या कर दी तो 9 रह गए। राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, ये ध्यान रखना। किससे बजाया जाएगा? गज से। आधे कटे नारियल की खोल जैसा होता है, इस पर बकरी का चमड़ा चढ़ा होता है, घोड़े की पूंछ का बाल का एक तार होता है जिसे क्या कहते हैं? पुखवाज कहते हैं। और इसके कौन है बताओ? तो प्रमुख बात इसके रामदेव जी के बोपे, बाबू जी के बोपे, और बताओ किसके? डूंगर जी जवार जी के बोपे। स्क्रीनशॉट लें एक बार। बढ़ाए आगे। सही है। चलो, वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है, और बताओ ये वाद्य यंत्र कौन सा है? ये वाद्य यंत्र कौन सा है? बताओ, बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है? इसे कहेंगे सारंगी। कौन सा वाद्य यंत्र है? बताओ, सारंगी। ठीक है ना? सबसे पहले ये याद रखना। एक चीज याद रखना, इसकी जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी, ये किस कौन सी लकड़ी से बना होता है? सागवान की से बना होगा, या रोहिड़ा की से बना होगा, या फिर कैर की लकड़ी से? ठीक है ना? इसमें एक चीज याद रखना, लकड़ी कौन सी होगी? तो लकड़ी इसमें या तो सागवान की लकड़ी होगी, सागवान की लकड़ी होगी, फिर या फिर रोहेड़ा की लकड़ी होगी, या फिर बताओ कौन सी कैर के वृक्ष की क्या होगी? लकड़ी होगी। कौन? नंबर 2। ठीक है ना? अगली बात करते हैं। सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, शानदार ध्वनि निकलती है तत्वाद्य यंत्रों में, तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला, तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र माना जाता है। ठीक है ना? तत्व वाद्य यंत्रों में सबसे सुरीला वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। ये भी याद रखना, इनमें तारों की संख्या कितनी है? तो तारों की संख्या, तो बताओ इसमें तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। कैसे याद करेंगे? सा से सारंगी, सा से 27। ठीक है, रहेगा सा से 27 याद रहेगा। रावण के 10 शीश थे, उसमें से एक की हत्या कर दी, कितने तार रह गए? 9 तार रह गए। ठीक है ना? अब मुझे आपसे कि इसको बजाती कौन है? तो जैसलमेर में या पश्चिमी राजस्थान में, और या पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर, और जैसलमेर बाड़मेर में मुसलमान जाति पाई जाती है, लंगा मंगड़ियार। उन दोनों जातियों का काम है संगीत से जुड़ना, लोगों का मनोरंजन कराना, और उसी मनोरंजन से अपने परिवार को आगे बढ़ाना। तो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में आप कह सकते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी? तो जैसलमेर, जैसलमेर प्लस बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर की कौन सी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है? लंगा जाति। प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना, लंगा जाति का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो जैसलमेर बाड़मेर की लंगा जाति इसको ज्यादातर बजाती है। लेकिन एक हमारे राजस्थान में प्रमुख वादक रहे हैं, उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की है सारंगी को बजाने में। और बताइए इसके प्रमुख वादक। तो प्रमुख वादक, या कह सकते हैं सारंगी का जादूगर, या ये भी कह सकते हैं सारंगी का जादूगर। तो सारंगी का जादूगर किसे कहा जाता है? जादूगरों की जो सेम सेम सीरीज है उसमें मैं बता चुका था। ये एक चीज याद रखना, सेम सेम सीरीज में आपको याद होना चाहिए, बहुत सारे मैंने जादूगर बताए हैं। तो वो है पंडित राम नारायण शर्मा। ठीक है ना? कौन से हैं बताओ प्रमुख वादक? कौन है? पंडित राम नारायण शर्मा, राम नारायण शर्मा। और राम नारायण शर्मा ने इस वाद्य यंत्र को बजाने में बड़ी ख्याति प्राप्त की है। इनको 1974 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री। इसी के लिए
तथा इनको 1994 ईस्वी में 1994 ईस्वी में बताओ 1994 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित। याद रखना है, यदि कोई दूसरा बाधक इसका और कोई बाधक पूछे दूसरा, यदि ऑप्शन में रामनारायण जी नहीं हो तो ये दूसरे बाधक कौन से हो जाएंगे? सुल्तान खां। दूसरे कौन से हो जाएंगे बताओ? सुल्तान खां इसके प्रमुख बाधक माने जाते हैं। और ये जो सुल्तान खां निवासी हैं वो कहाँ के माने जाते हैं? सीकर के। कहाँ के माने जाएंगे? सीकर के। फटाफट स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। ये हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। हाँ भाई, याद रखना है, बड़ी मेहनत चल रही है इस चीज में। पर जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हैं सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करना है। इतना शेयर करना है कि एक रिकॉर्ड बनाना है, ध्यान रखना। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सब्सक्राइब करवाना है। कंटिन्यूअस क्लास की बच्चे कह रहे थे, कंटिन्यूअस क्लास मैंने स्टार्ट करा दी है आपके कहने पर। जब आपके कहने पर मैंने ये क्लास स्टार्ट करा दी तो मेरे कहने पर आप ये भी काम करेंगे, अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करवाना है, अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब कराना है। आपको सामने एक वाद्य यंत्र और दिख रहा है। इस वाद्य यंत्र का नाम क्या है? इसे कहेंगे कामयच्चा। बिल्कुल सारंगी जैसा रहता है, ठीक है ना? सारंगी सा और रावण अत्ता, सारंगी और रावण अत्ता जैसा मिलता जुलता है। सारंगी में आपने देखा होगा तो वहां चमड़ा नहीं था, सारंगी में था। आपने देखा होगा सारंगी में यहाँ चमड़ा नहीं था, लकड़ी होती है ना। जबकि तार से इसकी है कामयच्चा की, वो सारंगी जैसी है, परंतु चमड़ा लगा हुआ है। तो चमड़ा बताओ कैसे जैसा लगा हुआ है? रावण हत्ता जैसे लगा हुआ है, परंतु इसे सारंगी की क्या कहा जाता है? और सारंगी बताओ कौन है? राजा, ठीक है ना? सारंगी की रानी कामयच्चा है। ये बताओ शीशम की लकड़ी से बना हो सकता है, रोहिड़ा की से बना हो सकता है, लकड़ी की लकड़ी से बना हो सकता है, पर खास बात इसमें यह है कि लकड़ी एकल ही रहेगी। एकल का मतलब है इस लकड़ी में दूसरा एक ही लकड़ी का बना होगा, इसमें कोई जॉइंट नहीं होगा किसी भी लकड़ी का। आम, शीशम, खेजड़ी, रोहेड़ा की एकल लकड़ी से यह वाद्य यंत्र बना होगा। मुख्यतः याद रखना ये वाद्य यंत्र यहाँ का नहीं है, ये वाद्य यंत्र ईरान का है। तत् वाद्य यंत्रों में ईरानी वाद्य यंत्र कौन सा होगा? कामयच्चा होगा। इसमें तारों की संख्या ध्यान रखना 16 या 17 होगी। कैसे याद करेंगे? सारंगी जैसा है, सारंगी नहीं बन सकता, सारंगी में 27 है, सारंगी की होड़ नहीं करेगा। सारंगी तो सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, तो 27 क्यों करें? जब होड़ नहीं है तो कम करो ना, तो कितने कर दें? 17 कर दें। कितने कर देंगे? 17। चलो आगे बात करते हैं, बताओ। तो बताओ कैसा वाद्य यंत्र है? पहले इसका नाम क्या है? कामयच्चा। ये वाद्य यंत्र कौन सा है? कामयच्चा है, ठीक है। वाद्य यंत्र का नाम है कामयच्चा। कौन सा वाद्य यंत्र है? कामयच्चा। सारंगी प्लस रावण हत्ता, रावण हत्ता जैसा वाद्य यंत्र, जैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है ना? सारंगी की रानी कहा जाता है, सारंगी की क्या कहा जाता है? रानी कहा जाता है। याद रखना ये बजाया जाएगा नाखून से नहीं, सारंगी भी गज से, रावणत्ता भी गज से, कामयच्चा भी किससे बजाया जाएगा? गज से। गज से बजाया जाता है, गज से बजाया जाता है, ठीक है ना? तारों की संख्या की बात करें, तार कितने होंगे? या तो 16 या फिर 17 तार। तारों की संख्या कितनी होगी? या तो क्या रहेंगे? 16 या फिर कितने रहेंगे? 17, ठीक है ना? पर एक चीज और याद रखना, में तार है ना, तो प्रथम 3, उसके बाद 9, और उसके बाद कितने हैं? 4। 9 और 3 12, 12 और 4 कितने हैं? 16, ठीक है ना?
प्रथम जो 3 तार होते हैं, प्रथम तीन तारों को तो कहा जाता है रौंदा। बोलो क्या कहा जाएगा? रौंदा। प्रथम 3 तारों को, कहने का मतलब है इसमें नौ 3 12 और 4 16 ऐसे तार लगे रहेंगे, 16, ये 16 इस प्रकार से तार रहेंगे। तो प्रथम जो 3 तार होंगे उनको तो क्या कहा जाएगा? रौंदा। जबकि बीच वाले तार होंगे 9, और 9 तारों को क्या कहा जाएगा? ये 9 वाले जो तार हैं इनको क्या कहा जाएगा? तरवा। क्या कहा जाएगा? तरवा कहा जाएगा। तरवा नहीं कहे तो इनको क्या कह सकते हैं? झाड़े। क्या कह सकते हैं? झाड़े। और अंतिम जो 4 तार होंगे इनको क्या कहेंगे? बड़ा तरवा। क्या कहेंगे? बड़ा तरवा। इस प्रकार से इसमें तारों की संख्या कितनी होगी? 16। प्रथम 3 तारों को रौंदा, मध्य के 9 तारों को क्या कहा जाएगा? तरवा, और अंतिम 4 तारों को क्या कहा जाएगा? तरवा कहा जाता है। बजाया जाता है गज से। प्रश्न अगला ये भी याद रखना, ये वाद्यंत्र यहाँ का नहीं है। कैसा, कहाँ का वाद्यंत्र है? ईरानी वाद्यंत्र है, ईरानी वाद्यंत्र है, ठीक है ना। जैसलमेर की और बाड़मेर की कौन सी जाति? जैसलमेर, बताओ कौन सी जाति? तो सारंगी को कौन सी जाति बजाती थी? बताओ, लंगा। जबकि इसको कौन सी बजाएगी? बताओ, मांगड़ियार। कौन बजाएगी? बताओ, मांगड़ियार। मुसलमान जाति है मांगड़ियार। मांगड़ियार जाति इसको बजाती है, उसका प्रमुख वाद्यंत्र है। लेकिन सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त की है या काम यच्चा का जादूगर। आपसे पूछा जाए काम यच्चा का जादूगर किसे कहा जाता है? काम यच्चा का जादूगर, तो काम कहलाएगा साकर खां। साकर खां है, साकर खां को काम यच्चा का क्या कहा जाता है? जादूगर कहा जाता है। जैसलमेर के निवासी हैं, 2012 में पद्मश्री भी दिया गया। यदि आप ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। निवासी कहाँ के हैं बताओ? जैसलमेर। और 2012 में क्या दिया गया है बताओ? 2012 में पद्मश्री दिया गया है। अच्छा, लकड़ी रह गई है। लकड़ी में बताओ ये लकड़ी क्या होगी? तो लकड़ी इसमें शीशम की हो सकती है, आम की हो सकती है, रोहिड़ा की हो सकती है, और परंतु लकड़ी जो होगी वो कैसी होगी? एकल होगी। मतलब एक ही लकड़ी से बना होगा, एकल लकड़ी से बना है। फटाफट इस वाद्यंत्र को स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे पढ़ाते हैं। हाँ भाई, चलें आगे चलें। सब सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं तो फिर आगे, और अगले लेकर चलते हैं वाद्यंत्र। सा है जंतर। कौन सा है बताओ? जंतर है, जंतर है। इसे बताओ कौन सा वाद्यंत्र कहेंगे? जंतर। जंतर कहा जाता है इसको, ठीक है ना। कितने तुम्बे लगे हुए हैं? 2। ये 2 तुम्बे लगे हैं, तुम्बे, ठीक है ना। कितने तुम्बे लगे हैं? 2 तुम्बे लगे हुए हैं। और इस वाद्यंत्र को क्या कहेंगे? जंतर कहा जाता है। सबसे पहले बात करें कि इसमें बताओ तारों की संख्या कितनी होगी? तारों की संख्या, तो इसमें तारों की संख्या याद रखना। ऐसे याद करेंगे कि वाद्यंत्र तो कौन सा है? जंतर। और ये भी कहते हैं पता नहीं इसने क्या किया है। हमने देखा कि इसने हाथ में से रुपा बना दिया, जंतर कर दिया। जबकि हम ये कहते हैं कि जंतर नहीं, वो तो हाथ की सफाई थी। तो ऐसे याद रखना, जंतर को क्या कह सकते हैं? जादू। और जादू को बताओ क्या कह सकते हैं? हाथ की सफाई। हाथ की क्या कह सकते हैं? सफाई कह सकते। और हाथ की सफाई हाथ से होगी, लेकिन कितनी उंगली है? 5। 5 उंगली, ठीक है ना। 5 उंगली से बताओ हाथ की क्या होती है? सफाई। और 5 उंगली से ही याद रखना, इसमें जो तारों की संख्या होगी तो वो होगी 5। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है ना। अगली बात करें, कैसा वाद्यंत्र है? वीणा जैसा वाद्यंत्र है, ठीक है ना। वीणा भी ऐसी है, आगे बताएंगे। वीणा जैसा वाद्यंत्र, वीणा जैसा वाद्यंत्र है। फिर यह कह सकते हैं वीणा का आरंभिक रूप है। वीणा का आरंभिक रूप, वीणा का आरंभिक रूप था। तो वीणा जो पहले थी वो ऐसे ही थी, आरंभिक रूप यही था, या इसी से ही
आगे चलकर जंतर से ही ये वीणा बनाई गई है। तो वीणा का बताओ कैसा माना जाता है, आरंभिक रूप माना जाता है, ठीक है ना। वीणा का आरंभिक रूप है, दो तुम्बे लगे रहते हैं, ये भी याद रखना है। और एक चीज और याद रखना, ये दो तुम्बे हैं, इनके ऊपर चमड़ा, यहाँ चमड़ा हुआ, ठीक है ना। और ये जो चमड़ा होगा ना, इनमें चमड़ा बताओ किसका होगा, मगरमच्छ। मगरमच्छ का क्या होगा, चमड़ा। मगरमच्छ के चमड़े से ये बताओ बने होते हैं, दो तुम्बे होते हैं, 5 तार होते हैं। वीणा जैसा दिखने वाला वाद्य यंत्र है, वीणा का आरंभिक रूप है। इसको बजाते कैसे हैं, तो वादक अपने गले में डालते हैं इसको, ठीक है ना। गले में डालकर इसको तब बजाया जाता है, याद रखना। और इसको बजाने वाले तो बताओ, इसको खड़े खड़े, वादक खड़े खड़े, वादक खड़े खड़े गले में डालकर बजाते हैं, गले में डालकर, गले में डालकर बजाते हैं, गले में डालकर इसको बजाते हैं, डालकर बजाते हैं, बजाते हैं। इसके जो प्रमुख वादक हैं, हम लोक देवताओं में भी पढ़ेंगे प्रमुख वादक। प्रमुख वादक बताओ कौन, और वो कौन माने जाते हैं, जब देव नारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है, पशु बीमार होता है, तो देव नारायण जी की, देव नारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, वाचन करते समय और कौन से गुर्जर, तो कौन से गुर्जर इनका, तो इनकी फड़ का वाचन करते समय और गोपे बताओ इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। फड़ का वाचन करते समय गुर्जर जाति के गुर्जर जाति के भोपे इनकी फड़ का वाचन करते समय इनका प्रयोग करते हैं, कि भोपे हैं। पशु बीमार होने पर कौन की फड़ का वाचन किया जाता है, देवनारायण जी। जबकि पशु बीमार होने पर कौन की कौन से देवता की राखी या धागा बांधा जाता है पैर में, तो मल्लीनाथ जी। जबकि ऊंट बीमार होने पर बताइए कौन की फड़ का वाचन किया जाता है, बाबूजी का। आगे स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे लेकर चलते हैं। अगला जो वाद्य यंत्र दिख रहा है, ये जो वाद्य यंत्र है बताओ कौन सा है, बपंग है, ठीक है ना। बपंग जो वाद्य यंत्र है ना, इसे भी दिखाई दे रहा है, ये डमरू जैसा, ठीक है ना। डमरू जैसा रूप होता है इसका, परंतु डमरू में क्या होता है, कि डमरू में ये पड़ा दिख रहा है, लग रहा है चमड़ा। इस पुड़े पर क्या चमड़ा लगा हुआ है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ क्या नहीं है बताओ, चमड़ा नहीं है। जबकि डमरू के दोनों पुड़ों पर क्या होता है बताओ, चमड़ा होता है, ठीक है ना। तो इसमें एक तरफ चमड़ा नहीं है ना, तो तरफ चमड़ा है। तो यहाँ जो है ना, इस चमड़े से यहाँ से एक तार आता है, देखो ये तार है, ठीक है ना। ये तार है, यहाँ से एक तार लगा होगा, और इसमें एक लकड़ी में बताओ ये तार बंधा रहता है, ठीक है ना। वादक इसको अपने यहाँ कांख में दबाता है, आर्मबिट में दबाता है, और ये लकड़ी की जो खूंटी है इसको अपने हाथ से टाइट रखता है, तथा दूसरे हाथ से बताओ इसको बजाता है। तो ये याद रखना, डमरू डमरू जैसी आकृति का ये तत्वाद्य यंत्र है, कांख में दबाकर इसको बजाया जाता है। एक पुड़े पर चमड़ा तथा दूसरा पुड़ा खुला रहता है। एक पुड़े से दूसरे पुड़े तक इसमें पार तार होता है। अलवर में जोगी जाति के लोग इसको बजाते हैं, और ज्यादातर याद रखना है, मेवात में ये ज्यादातर वाद्य यंत्र इसका प्रयोग किया जाता है। और मेवात के अलवर के एक निवासी हैं जहूर खां, उसे भपंग का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। तो याद रखना, बताओ कौन सा है, ये है बताओ भपंग। तार इसमें एक ही होगा, भपंग में तार कितने होंगे, एक। कैसा वाद्य यंत्र है, डमरू जैसा वाद्य यंत्र, डमरू जैसा वाद्य यंत्र है, डमरू जैसा वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात करें,
एक पुड़े पर चमड़ा, एक पुड़े पर चमड़ा होता है, चमड़ा होता है तथा दूसरे पुड़े पर नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता है, दूसरे पुड़े पर चमड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक पुड़े पर क्या होगा, चमड़ा, दूसरे पर चमड़ा नहीं होता। एक पुड़े से तार दूसरे पुड़े के, दूसरे पुड़े की तरफ निकला होता है, तरफ निकला होता है, निकला होता है। याद रखना, मेवात, और मेवात में दो जिले आते हैं, अलवर और दूसरा कौन सा है बताओ, भरतपुर। मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। आपसे पूछा जाए कि भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, तो भपंग का जादूगर, भपंग का जादूगर, भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है, और वो कौन है, अलवर के निवासी हैं जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती को इस भपंग का क्या कहा जाता है, जादूगर कहा जाता है। कहाँ के निवासी हैं, अलवर के। स्क्रीनशॉट लें। अगला जो वाद्य यंत्र दिख रहा है यह है एक तारा, और एक तारा में तार की संख्या एक ही होती है, और एक तार वाला ही क्या कहलाता है, एक तारा, ठीक है ना। सबसे पहले जो कराया था वो रावण हत्था में तारों की संख्या 9, दूसरा कराया सारंगी, सारंगी में तारों की संख्या 27, कामयच्चा सारंगी की रानी है तो तारों की संख्या 16 या 17। पपंग, इसमें तार एक ही होता है, डमरू जैसा था। एक तारा, एक तारा में भी बताओ कितने तार होते हैं, एक तार होता है। लगता है वीणा जैसा, लगता है, आपको बताओ। तो इसमें याद रखना, ऐसा भी तो लगता है कि जैसे मीरा भाई के हाथ में हो, तो मीरा भाई और नारद मुनि का संबंध इसी वाद्य यंत्र से है। ये गज से नहीं बजाया जाएगा, किससे बजाया जाएगा, किससे, नाखूनों से बजाया जाएगा। इसके प्रमुख वादक साधु व कौन माने जाते हैं, सन्यासी। पहली बात तो सबसे पहले याद रखना, ये वाद्य यंत्र है कौन सा, एक तारा, एक तारा। तार कितने होंगे, तार, तो तारों की संख्या एक, या कोई कोई एक तारा में तारों की संख्या दो भी होती है, याद रखना, ठीक है ना। अगली बात करें तो इससे आदि वाद्य यंत्र, इससे आदि वाद्य यंत्र, आदि वाद्य या मूल कहा जाता है, मूल वाद्य बहुत प्राचीन, ठीक है ना, आदि अनादि काल से चला आ रहा है। आदि अनादि काल से तो नारद मुनि और वो आदि अनादि काल से ही चले आ रहे थे। तो जब का ये वाद्य यंत्र है, इसलिए से क्या कहेंगे, आदि वाद्य यंत्र कहा जाता है या मूल वाद्य यंत्र कहा जाता है। इस वाद्य यंत्र का संबंध बताइए, कौन कौन का है, मीराबाई, मीराबाई व कौन है बताओ, मीराबाई व नारद मुनि का संबंध, नारद मुनि का क्या है बताओ संबंध, कौन से वाद्य यंत्र से है, तो बताओ एकतारा, ठीक है ना। इसके प्रमुख वादक कौन माने जाते हैं, प्रमुख वादक, तो प्रमुख वादक हैं साधु एवं सन्यासी। साधु सन्यासियों के हाथ में यही वाद्य यंत्र रहेगा, साधु सन्यासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। स्क्रीनशॉट लें। अगला वाद्य यंत्र आपको दिख रहा है रबाब, यह है वाद्य यंत्र कौन सा,
कौन सा वाद्य यंत्र है? रबाब है, ठीक है ना, रबाब है। कामयाचा जैसा वाद्य यंत्र दिखता है ये। और ये चीज याद रखना, सबसे ज्यादा इसमें से प्रश्न जो बनता है वो तारों से संबंधित बनता है। ज्यादा कुछ इसमें कोई विशेष इसके बाधक रहे नहीं है, तो ज्यादातर तारों से संबंधित प्रश्न बनता है। तार को आप इस प्रकार याद करना, कौन सा वाद्य यंत्र है? रबाब। रबाब वाद्य यंत्र है। रबाब, तो ये याद रखना बाब, तो बाब का बताओ, ये भी बी है और ये भी बताओ कौन सा है? बी है, ठीक है ना। रबाब, बा से बी, बा से बी। और अंग्रेजी वर्णमाला में बी दो पर, अंग्रेजी वर्णमाला में बी दो पर, तो बराबर तारों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी? 4। तो इस वाद्य यंत्र में बताओ तारों की संख्या कितनी होगी? 4। इसके प्रमुख वादक हैं, अलवर में पाए जाते हैं। और या फिर कौन पाए जाते हैं बताओ? टोंक में इसके प्रमुख वादक है। ये वाद्य यंत्र इन क्षेत्रों में ज्यादा बजाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रमुख वादक कौन होंगे? तो प्रमुख वादक, तो प्रमुख वादक में ध्यान रखना, तो ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाएगा? तो एक तो कहाँ बताओ? अलवर, अलवर, ठीक है ना। और दूसरा बताओ ये वाद्य यंत्र कहाँ पर? टोंक। दूसरा वाद्य यंत्र बताओ, ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाया जाता है? टोंक में। अलवर में इसको मेव जाति के मुसलमान बजाते हैं, जबकि टोंक में इनको मुसलमान जाति के भोपे इस वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग। जबकि मेवाड़ में भी रावल एवं भाट जाति के लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। तो बताइए इसमें मेव जाति, मेव जाति इसका प्रयोग करती है, और टोंक में मुसलमान भोपे, मुसलमान भोपे इसका प्रयोग करते हैं। और बताओ मेवाड़ में, मेवाड़ में रावल, और बताओ कौन? भाट जाति के लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग। तुम्हारे सामने जो वाद्य यंत्र है उसका नाम है रबाब। याद रखना इसमें कितने तार होते हैं? 4। ज्यादा नहीं, इसमें ये जरूर याद रखना, रावल एवं भाट जाति कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? रबाब। सेम ऐसा ही है रवाज, रवाज भी सेम ऐसा ही है, तारों का फर्क है। उसमें भी रावल एवं भाट जाति इसका ही क्या करेंगे? रवाज का भी प्रयोग करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। ये तंदूर आ गया, तो रवाज और या रवाज, रवाज में ध्यान रखना ये कैसा वाद्य यंत्र है। पहले सबसे पहले तार देख लेना, इसमें तार कितने होंगे? तारों की बात करें, तारों की बात करें तो देखो यहाँ वहां भी ट्रिक बताई, वो रबाब, बी प्लस बी बराबर 4। तो यहाँ भी बी प्लस जे, तो बी कितने पर? 2 पर, जे कितने पर? 10 पर, बराबर तारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। तो रवाज में तारों की संख्या कितनी होगी? 12। रावणत्ता में तारों की संख्या कितनी थी? 9। सारंगी में तारों की संख्या कितनी थी? 27। एक तारा में तारों की संख्या कितनी थी? 1। कामयाचा में तारों की संख्या 16, 17 में केवल एक तार रहता था। ध्यान रखना, रबाब, रबाब में तारों की संख्या 4, रवाज में तारों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी, ठीक है ना। कैसा दिखता है वाद्य यंत्र? रवाज भी कैसा वाद्य यंत्र होगा? सारंगी और कामयाचा जैसा दिखता है, सारंगी प्लस कामयाचा जैसा वाद्य यंत्र है, कामयाचा जैसा वाद्य यंत्र, ठीक है ना, जैसा वाद्य यंत्र। एक को ये याद रखना कि इसका प्रयोग कौन करती है? मेवाड़ में, मेवाड़ में रावल और बताओ कौन से? भाट जाति के लोग, रावल और भाट जाति के लोग इसका क्या करते हैं? भाट जाति के लोग करते हैं, जाति के लोग। वो कौन होगा? रवाज। सेम है, तारों का फर्क है, रवाब में 4, रवाज में कितने होंगे? तो रवाज में 12 तार होंगे। अगला जो तुम्हारे सामने दिख रहा है वो कौन सा है? चौतारा तार है, चौतारा। चौतारा नाम याद रखना, इसका पहला नाम था बेड़ो। चौतारा में नाम से ही है, कितने तार होंगे? 4, ठीक है ना। गज से नहीं बजाया जाएगा, उंगलियों से बजाया जाएगा, और उंगली में भी एक खोल पहना जाएगा जिसे मिजराब कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मिजराब कहा जाता है। अगली बात करें, तार कितने होंगे? 4। कितने तार होंगे बताओ? 4 तार होंगे। इसका उपनाम बताओ, उपनाम, उपनाम बताओ, इसे ही क्या कहा जाता है? बेड़ो। बताओ इसे क्या कहा जाता है? बेड़ो। गज से नहीं बजाता, किससे? उंगली से बजाया जाता है, और उंगली से बजाया जाता है, उंगली से बजाया जाएगा, ध्यान रखना। और उंगली से बजाया जाता है, उंगली में भी एक खोल पहना जाता है जिसे पुखवाज कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाएगा?
पुखवाज कहा जाएगा। प्रमुख वादक कौन होंगे? कामड़ जाति के लोग। कामड़ जाति कौन सी आ गई? तो कौन सी आ गई? रामदेव जी। कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ। और रामदेव कौन सा नृत्य होता है? 13 ताली। कामड़िया जाति द्वारा वहां एक नृत्य किया जाएगा 13 ताली। और 13 ताली नृत्य के दौरान जब नृत्य होगा उस समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा? तंदूरा। ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, प्रमुख वादक कौन हो? प्रमुख वादक, तो प्रमुख वादक बताओ कौन होंगी? कामड़ जाति। कौन सी जाति हो जाएगी बताओ? कामड़ जाति। कामड़ जाति इसका प्रयोग करेगी रामदेव जी के यहाँ, या रामदेव जी के आराधना में, आराधना में 13 ताली नृत्य के दौरान, 13 ताली नृत्य के दौरान, नृत्य के दौरान इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा। ओके, प्रयोग किया जाएगा। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया अछूतों का उद्धार करने के लिए, और उस पंथ का नाम क्या था बताओ? कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के भजन गाते समय एक नृत्य किया जाता है 13 ताली, 13 मजीरों को बांध कर किया जाता है। और वो उस नृत्य के दौरान कामड़ जाति के लोगों द्वारा जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो कौन होगा? तो उसका नाम होगा चौतारा। अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। और बताइए इसमें भी वाद्यंत्र और कुछ रह गए हैं, जैसे इसमें चिंकारा भी रह गया है, गुजरी भी रह गया है, सुरंदा भी रह गया है, सुरमंडल भी रह गया है, दुकाको भी रह गया है। मैं आपको उसको उनके डायग्राम तो नहीं मिल पाएंगे, तो इनको मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। एक वाद्यंत्र बताऊं, चिंकारा। और चिंकारा एक पशु भी है, याद रखना, वाद्यंत्र भी है। वाद्यंत्रों में आता है, रावण हत्ता जैसा ही दिखता है। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये मूलतः गरासिया जनजाति इसका ज्यादा प्रयोग करती है, तो इसलिए से गरासियों का क्या कहा जाता है? चिंकारा कहा जाता है। तो अगला वाद्यंत्र है वो कौन सा है? चिंकारा। चिंकारा। ठीक है ना। बात करते हैं, बताओ कैसा है, कैसा वाद्यंत्र है? रावण हत्ता जैसा दिखता है, रावण हत्ता जैसा, जैसा। ठीक है ना, पहली बात वाद्यंत्र है। दूसरा, कौन सी लकड़ी से? कैर की लकड़ी से बना होता है। कैर की लकड़ी से, लकड़ी से बना होता है, बना होता है। इसके प्रमुख वादक हैं गरासिया जनजाति। प्रमुख वादक, प्रमुख वादक बताओ कौन सी जनजाति है? गरासिया। गरासिया जनजाति इसका प्रयोग करती है, इसलिए गरासियों का चिंकारा भी कहा जाता है इसे, ये भी याद रखना। एक तारों की संख्या जरूर याद रखना, चिंकारा। तो चिंकारा ची मतलब सी, और सी बराबर कितने हो जाएंगे? चिंकारा बताओ 3 तार होंगे, फटाफट लिखें। अगले लेके चलते हैं, एक होता है गुजरी। तो गुजरी भी रावण जैसा वाद्यंत्र है, ये केवल इतना लिखना है, गुजरी। और गुर्जरी जो वाद्य यंत्र है ये भी बताओ कैसा है? रावण हत्ता जैसा वाद्य यंत्र, रावण हत्ता जैसा वाद्य यंत्र है। ठीक है ना। रावण हत्ता जैसा वाद्य यंत्र है, बताओ वो कौन सा हो जाएगा? गुर्जरी। एक सुरंदार होता है, तो हेड़ा की लकड़ी से बना होता है। जैसलमेर में सुरंदा भी जो वाद्य यंत्र है इसका भी प्रयोग जैसलमेर में लंगा जाति इसका बजाने में है, तो एक सुरंदा भी लिख। इनको जरूर ये याद रखना, ये वाद्य यंत्र है कौन से प्रकार के? सुरिंदा। ज्यादा ध्यान इतना ही देना है कि ये वाद्य यंत्र कौन से प्रकार के हैं, तत् के हैं, घन के हैं, सुसर के, ये याद रखना है, इनमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो सुरिंदा, तो बताइए, तो सुरिंदा आपको इसका एक चीज याद रखना है कि ये बताओ कौन सी लकड़ी से बना होता है? कैर की लकड़ी से, कैर की लकड़ी से इसका प्रयोग होता है, बना रहता है।
दूसरा, इसका प्रयोग कौन सी जाति करती है? तो जैसलमेर में लंगा जाति। कौन सी जाति प्रयोग करेगी बताओ? जैसलमेर में लंगा जाति इसका क्या करेगी? प्रयोग। और एक चीज और याद रखना, लंगा जाति प्रयोग करती थी सारंगी का भी। और बताओ मांगड़ियार जाति किसका प्रयोग करती थी? कामयाचा का। और लंगा जाति सुरंदा का भी क्या करती है? प्रयोग करती है। अगली बात करें, वाद्यंत्र है जिसका नाम है, अगला जो वाद्यंत्र एक है कौन सा? भपंग करा दिया, अपंग। ये भी बताओ कैसा है? भपंग जैसा वाद्यंत्र है, नाम से दिख रहा है अपंग भपंग। कैसा वाद्यंत्र है बताओ? भपंग जैसा वाद्यंत्र। भपंग जैसा कैसा है बताओ? वाद्यंत्र है, ठीक है ना। बात करें इसमें और वाद्यंत्र रहेगा एक सुरमंडल भी याद रखना। सुरमंडल पश्चिमी राजस्थान का ही वाद्यंत्र है, बड़ा प्राचीन वाद्यंत्र है और बहुत समय से पहले से ही ये वाद्यंत्र। एक सुरमंडल भी याद रखना है। अगला है सुरमंडल पश्चिमी राजस्थान का वाद्यंत्र है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान का वाद्यंत्र, इसका पुराना नाम और मिलता है मत कोकला बीड़ा, ये भी याद रखना नाम इसका उपनाम, और वो है मत कोकला बीड़ा। नाम किसका मिलता है बताओ? सुरमंडल का मिलता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर एक और रह गया है दुक्का को, ठीक है ना, दुक्का को भी अगली स्लाइड में कराऊंगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। एक और रह गया है जिसका नाम है दुक्काको। और दुक्काको को ध्यान रखना, ये अपंग और भपंग जैसा वाद्यंत्र होता है। अपंग भपंग जैसा वाद्यंत्र, अपंग भपंग जैसा वाद्यंत्र होता है। याद रखना, अपंग और जो भपंग है, ये जो वाद्यंत्र है ना, इन वाद्यंत्रों को, भपंग को मैंने बताया आर्मबिट में दबाकर तब उसको बजाया जाता है, परंतु ये जो दुक्काको है तो ऐसा ही, लेकिन इसको कांख में ना दबाकर दोनों पैरों में दबाकर इसको बजाया जाता है। दोनों पैरों में दबाकर बजाया जाता है। आपके आज के इस भाग में तत्व वाद्यंत्र मैंने 4 प्रकार के बताए हैं, जिनमें से इसके राजस्थान के प्रमुख वाद्यंत्र 4 प्रकार के बताए हैं, जिनमें से आज हमने चर्चा की थी तत्व वाद्यंत्रों को लेकर। जितने भी तत्व वाद्यंत्र हैं मैंने आपको इस क्लास में आपके सामने दर्शाए हैं, और अगली क्लास में मैं अगले वाद्यंत्र को भी लेकर आऊँगा। लेकिन आपसे निवेदन है, मैं फिर आपसे हाजिर हूँगा। पीछे स्लाइड में दिख रहा है थैंक्स फॉर वाचिंग, देखने के लिए विद्यार्थियों से निवेदन है जो भी क्लास से देख रहे हैं पूरी देखें। फिर एक बार और कह रहा हूँ, जो प्यार और जो स्नेह आप मेरे पर दर्शा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ऐसा ही प्यार स्नेह लगातार बनाते रहें। आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे।